हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। इस वीडियो सीरीज में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 13 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। इसमें देखेंगे हम सेक्शन 14 ऑनवर्ड। सेक्शन 14 बात करता है नेगोशिएशन की। देखो, सेक्शन 13 में हमने देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं और इसके अकॉर्डिंग 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब हम मतलब समझेंगे कि नेगोशिएशन क्या होता है। व्हेन ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब भी इनको ट्रांसफ़र करना होता है, इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर। जब भी इन तीनों में से किसी भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ए पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा होगा बी को, क्यों कर रहा होगा बी को वो ट्रांसफ़र, ताकि बी को क्या कर सके, वो बना सके होल्डर। बी को क्या बना सके, वो होल्डर बना सके, मतलब लीगली एंटाइटल कर सके टू रिकवर द अमाउंट मेंशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड। जब वो ट्रांसफ़र कर देगा तो क्या बन जाएगा, क्या कहलाएगा वो, कि ये अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेगोशिएटेड हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि ए ने बी को ट्रांसफ़र किया ताकि बी क्या बन सके, होल्डर बन सके, लीगली एंटाइटल हो सके उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी मैंने नीचे ऐड कर रखा है, आप ये भी पढ़ सकते हो, जिसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। इसी तरीके से मैं अपने नोट्स बनाता हूँ कि जो भी सेक्शन होता है, सेक्शन के नीचे इस तरीके से नोट करके दे देता हूँ और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसको लिखा होता है विद एग्जांपल्स, ताकि कोई भी सेक्शन में एक भी वर्ड में कहीं भी डाउट ना रहे और हम अच्छे से बेरेक्ट को पढ़ना सीख जाएं और फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए और हम उस क्वेश्चन को क्या कर सकें, आंसर कर सकें और आगे भी हेल्प मिलती रहे। इस तरीके से आप इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और आप नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, lowbyte_906 से। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 बात करता है कि किस तरीके से वो नेगोशिएट किया जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एंडोर्समेंट, सेक्शन 15 बात करता है एंडोर्समेंट की। तो एंडोर्समेंट किस तरीके से हो सकता है, व्हेन द मेकर और होल्डर, मेकर में कौन आएगा, ओरिजिनल पार्टी आएगी जिसने उसको ड्रॉ किया होगा, प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, उसका जो ओरिजिन जहाँ से होगा, जिस पर्सन से उसका ओरिजिन होगा, वो मेकर के अंदर आएगा। और होल्डर, अब हो सकता है ना कि मेकर ने पहले से ही उसको एंडोर्स करके बी को होल्डर बना रखा है और बी आगे उसको नेगोशिएट करना चाहता है और आगे उसको सी को ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो दोनों ही कर सकते हैं ऐसा, मेकर भी कर सकते हैं और होल्डर भी कर सकता है, जिसके पास वो लीगल एंटाइटलमेंट है पैसा रिकवर करने का इंस्ट्रूमेंट से। ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन। अब इसका मतलब क्या है, ये अदरवाइज देन एज सच मेकर क्यों यूज किया गया है, क्योंकि जो मेकर होता है, ड्रॉवर जो होता है, वो भी सिग्नेचर करता है इंस्ट्रूमेंट पे बनाते वक्त, उसको ड्रॉ करते वक्त। उन्होंने कहा है अदरवाइज देन एज सच मेकर, वो अपनी मेकर की कैपेसिटी में उसको सिग्नेचर नहीं कर रहा है, उसके अलावा सिग्नेचर करके दे रहा है। किस लिए सिग्नेचर कर रहा है दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, ताकि उसको क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन। इसीलिए हमने ऊपर सेक्शन 14 में पढ़ा था कि नेगोशिएशन का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र करके एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे पर्सन को होल्डर की कैपेसिटी में लेके आना ही पर्पस था नेगोशिएशन का। और एंडोर्स करके ही उसको नेगोशिएट किया जाता है। एंडोर्स कैसे करेगा, वो सिग्नेचर कर देगा। अब सिग्नेचर कहाँ करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 15 में ही दिया गया है कि सिग्नेचर कहाँ करेगा। ऑन द बैक, कोई भी जैसे चेक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इसके पीछे पलट के वहाँ पे सिग्नेचर कर दो। ऑन द फेस देयर ऑफ, या तो फेस पे ही सिग्नेचर कर दो। और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स्ड देयर टू, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ में एक और छोटा सा पेपर अटैच किया और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। और सो साइन फॉर द सेम पर्पज ए स्टैम्प्ड पेपर
इंटेंडेड टू बी कंप्लीट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर स्टाम्प पेपर पे भी कर सकते हैं। और क्यों करना है? ताकि वो उसको नेगोशिएशन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। ही इज सेड टू एंडोर्स द सेम। अब जब वो सब ऐसे सिग्नेचर कर देंगे तो उसको बोला जाएगा कि हाँ ये एंडोर्स कर दिया गया है, ये इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया गया है। और जिस पर्सन ने उसको एंडोर्स किया है, होल्डर हो या मेकर हो, दोनों में से, जब वो एंडोर्स करेंगे उसको तो क्या बोला जाएगा? एंडोर्सर बोला जाएगा उसको। यहाँ नीचे उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ इसको। एंडोर्समेंट क्या है? व्हेन होल्डर और मेकर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन इट, ट्रांसफर इट टू द समवन एल्स। कैसे सिग्नेचर करेंगे? बैक पे, फ्रंट पे, या सेपरेट स्लिप पे, उसके साथ जो अटैच है उस पे कर दो, ताकि सामने वाला पर्सन क्या कर सके? क्लेम कर सके मनी उससे, राइट उसको एक मिल जाएगा, राइट टू क्लेम मनी। ठीक है। और जो पर्सन सिग्नेचर कर रहा होगा वो क्या होगा? एंडोर्सर होगा। अब चलते हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 बात करता है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड एंडोर्समेंट इन फुल। दो तरीके की एंडोर्समेंट होती है, ब्लैंक और फुल। इसको समझते हैं। हमने पहले देखा था कि एक तो ऑर्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको पेएबल होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो को पेएबल होते हैं, ऑर्डर को और बियरर को। ऑर्डर का मतलब स्पेसिफिक पर्सन को, और बियरर का मतलब है किसी को भी जो उसको होल्ड करता है। अब सपोज करो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ए के नाम पे बना हुआ है, ए उसका क्या है? होल्डर है। वो स्पेसिफाइड पर्सन को इंडिकेट करता है, तो वो बियरर नहीं होगा, वो एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट होगा। अब ए जो है उसको आगे बियरर बना सकता है, कैसे? एंडोर्स करके। एंडोर्स कैसे करेगा? वो बस पलटेगा उसको और सिग्नेचर कर देगा ए अपना, और कुछ भी नहीं लिखेगा, खाली सिग्नेचर कर देगा पलट करके उसके ऊपर। तो ये हो जाएगा एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। मतलब वो आगे अब बियरर इंस्ट्रूमेंट हो चुका है, उस पर किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं लिखा गया। सपोज करो कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है। अब मेरे पास आ गया वो, मैं क्या करूँगा? उसके पीछे अपना सिग्नेचर करूँगा सचिन के नाम से, और जिसको भी पे करना है उसको लिख दूंगा कि पेएबल टू द बी। अब वो क्या हो गया? बियरर नहीं रहा, वो एक ऑर्डर पे हो गया है, वो एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए हो गया है। इस तरीके से एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब है बियरर बनाना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, और एंडोर्समेंट इन फुल का मतलब है उसको एक स्पेसिफाइड पर्सन को देना। इफ द एंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली, द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी इन ब्लैंक। उसको क्या बोलेंगे? ये एंडोर्समेंट ब्लैंक में हुई है। एंड इफ ही एड्स ए डायरेक्शन टू पे द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट टू और टू द ऑर्डर ऑफ, टू और टू द ऑर्डर ऑफ का मतलब क्या है? बी और उसका ऑर्डर, मतलब बी जिसको डायरेक्ट कर दे आगे, ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन, द एंडोर्समेंट इज टू बी इन फुल। एंड द पर्सन सो स्पेसिफाइड, जो पर्सन का नाम आगे लिखा है एंडोर्समेंट करते हुए, जिसने एंडोर्स किया है वो तो एंडोर्सर हो गया। और जिसके नाम पे बनाया है, अब अगर तो वो फुल है, फुल में मतलब स्पेसिफाइड पर्सन का बी का नाम लिखा है, तो यहाँ पे बी क्या बन जाएगा? एंडोर्सी बन जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? एंडोर्सी। अब इसका सब सेक्शन 2 है, वो ये कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड टू पेई। पेई कौन होता है? जो होल्डर होता है, मतलब जिसको पैसे आगे मिलने होते हैं, वो होता है पेई। ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड टू पेई शैल अप्लाई विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू द एंडोर्सी। तो एंडोर्सी इस केस में पेई हो गया। अब एंडोर्सी पे इसके सारे प्रोविजंस एक्ट के इस तरीके से लागू होंगे कि वो पेई है। जो भी अगर नेसेसरी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी वो तो होगी उस टाइम पे, लेकिन सारे के सारे प्रोविजन जो पेई के लिए हैं वो किसके लिए भी हो जाएंगे? एंडोर्सी के लिए भी हो जाएंगे। अब सेक्शन 13 बात करता है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट्स की। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा डायसी लग रहा, कन्फ्यूजिंग सा है। इसका भी यहाँ पे वही मतलब निकलेगा। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कैसा? कि आप दो इंस्ट्रूमेंट में से समझ नहीं पा रहे कि सामने वाले पर्सन ने एक्चुअल में इसको क्या बनाया, कि प्रोमिसरी नोट बनाया है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। ठीक है। उसकी राइटिंग इस तरीके से, उसने वर्ड्स इस तरीके से लिखे हुए हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा आपको कि वो प्रोमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो उस केस में क्या करेगा? वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रूड ईदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। जब भी एक इंस्ट्रूमेंट को
या तो प्रोमिसरी नोट की तरह बनाया है या तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह बनाया है। द होल्डर में एट हिज इलेक्शन ट्रीटेड एज ईदर, तो होल्डर जो होगा अगर समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो होल्डर के पास ये पावर है कि वो दोनों में से या तो प्रोमिसरी नोट समझ ले उसको या तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज समझ सकता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी हैंस फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, और उसके बाद से फिर उसको इंस्ट्रूमेंट को वैसा ही समझा जाएगा कि वो प्रोमिसरी नोट माना है उसने या बिल ऑफ एक्सचेंज माना है। अब सेक्शन 18 बात करता है वेयर अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर एंड वर्ड्स। सपोज करो मैंने चेक बनाया, चेक पे मैंने फिगर में लिख दिया अमाउंट 500 रुपये और वर्ड्स में 1000 रुपीज़ लिख दिया ऐसे, तो उस केस में कौन से या क्या वो कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा चेक इनवैलिड हो जाएगा, गलत बना हुआ है, या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ प्रिवेल करेगी। इफ़ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर एंड इन वर्ड्स, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट अंडरटेकन फॉर ऑर्डर टू बी पेड। तो जो वर्ड्स में मेंशन की गई है अमाउंट, वो क्या करेगी, प्रिवेल करेगी और उसको उतनी ही अमाउंट पे की जाएगी जितनी वर्ड्स में लिखी हुई है। इसका पर्पज़ ये है क्योंकि फिगर्स में हम बनाते हुए कुछ गलती कर सकते हैं, हो सकता है एक जीरो और ऐड कर दें। वैसे 500 लिखा हुआ है फिगर्स में और 5000 लिखा हुआ है वर्ड्स में, तो यहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि बनाने वाले से गलती हुई है, एक जीरो लगाना वो भूल गया है। इसीलिए जो वर्ड्स में लिखा गया है उसको प्रिवेल किया जाता है। अब सेक्शन 19 की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पेएबल ऑन डिमांड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो पेएबल ऑन डिमांड है वो कौन से होते हैं? ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, जिसमें कोई भी टाइम नहीं लिखा हुआ है कि ए बी को कब पैसे देगा या ए ने क्या प्रोमिस किया बी को पैसे देने का, कितने किस टाइम पे दिया गया है। तो कोई भी टाइम के रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन अगर नहीं मेंशन की गई है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उस केस में उस इंस्ट्रूमेंट को क्या माना जाता है कि वो पेएबल क्या है, ऑन डिमांड है, पेएबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा ही पेएबल ऑन डिमांड होता है, हालांकि उसके ऊपर डेट मेंशन होती है, लेकिन उस डेट पे या उस डेट के बाद आप कभी भी जा कर के डिमांड पे उसको क्या कर सकते हो, पेएबल करवा सकते हो। तो चेक जो होता है ये ध्यान रखना बिल्कुल कि चेक हमेशा ही डिमांड पे होता है, और बाकी के इंस्ट्रूमेंट अगर उनके ऊपर डेट मेंशन नहीं है, कोई तारीख नहीं लिखी हुई कि उसको कब पैसे देगा, तो वो पेएबल ऑन डिमांड होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सेक्शन 20 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।